अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। हजीमत, पछतावा और यू टर्न चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुकद्दर बन चुके हैं। उन्होंने जब भी कोई बात कही, मुतालबा किया, उस पर उनको इनकार सुनना पड़ा, जिसके बाद वो मजबूर हुए कि अब वो अपनी हर कही हुई बात से यू टर्न लें। साबिक वजीर आजम इमरान खान यू टर्न लेने के लिए शोहरत रखते हैं और इस मैदान में उनका कोई साली नहीं। खान साहब किसी भी वक्त यू टर्न लेकर पंजाब के सबसे बड़े डाकू को पंजाब का वजीर आला लगा सकते हैं। वो बिला झिझक जनरल बाजवा को सबसे बड़ा जमहूरियत पसंद आर्मी चीफ करार देने के बाद उसे मीर जाफर का खिताब भी दे सकते हैं। उन्होंने जिस सियासी मुखालिफ पर करप्शन का इल्जाम लगाया, वो तमाम जेलें भुगतने के बाद अदालतों से बरी हो चुका है। उनकी बेगुनाही का एतराफ अब मुल्क की अदालत के साथ साथ बैरून मुल्क की अदालतें और अखबारात भी कर रहे हैं। इमरान दौरे हुकूमत में ऑपोजिशन को दीवार से लगाने के लिए जो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा किया गया, वो भी बुरी तरह फ्लॉप होता जा रहा है। बैरून मुल्क सहाफियों को जिस तरह इस प्रोपेगेंडा कैंपेन में इस्तेमाल किया गया, उसकी मिसालें भी कम मिलती हैं। अब वही सहाफी और अखबारात भी उन रहनुमाओं से माफी मांग रहे हैं। इनमें सरे फहरिस्त शहबाज शरीफ हैं, जिनसे डेली मेल पहले ही माफी मांग चुका है, लेकिन आज उन्होंने वो माफीनामा ना सिर्फ अपने प्रिंट एडिशन में शाया किया, बल्कि एक बार फिर शहबाज शरीफ से माफी मांगी है। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी इस मामले पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान की जानिब से लगने जाने वाले तमाम तर इल्जामात गलत साबित होने पर फिर तनकीद बनाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान और हवारियों ने इल्जामात लगाने के सिवा कुछ नहीं किया, कोई इल्जाम साबित न कर सके। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात का नतीजा सबके सामने है। डेली मेल के मुझ पर इल्जामात के बाद माफी भी अया हो गई। डेली मेल ने पूरी कौम से माफी मांग ली है। वो आर्टिकल को हमेशा के लिए उन्होंने अपना हटा दिया है और कल जो इतवार थी, उन्होंने अपने अखबार में, जो कि 10 लाख उसकी होती है इशात 1 मिलियन, उसमें सेकंड या थर्ड पेज पे वो माफीनामा उसमें शाया किया है। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने न सिर्फ कौम को डेली मेल की माफी अपने बेगुनाह होने से मुताल्लिक बताया, बल्कि अवाम को चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क को खारजी और दाखिली महाज पर पहुंचाए जाने वाले नुकसानात से भी आगाह किया है। शहबाज शरीफ ने कौम को बताया कि किस तरह सऊदी अरब के वजीर आजम सलमान बिन मोहम्मद ने एक ही घड़ी बनवाई थी जिसपे खाना काबा का मॉडल था, और वो घड़ी पाकिस्तानी अवाम की इज्जत के लिए अतिये के तौर पर दी गई थी, मगर वो घड़ी बेचकर इमरान न्याजी ने पाकिस्तान को सरेआम बदनाम किया। इस मामले पर वो क्या कह रहे थे, वो भी आपके सामने रखते हैं। एक इंतहाई घटिया हरकत की, घटिया तरीन, के खाना काबा के मॉडल की घड़ी बेचकर पाकिस्तान को इमरान न्याजी ने सरेआम उसको नीलाम किया, बदनाम किया। एक तरफ शहबाज शरीफ मुल्क को कौम को बता रहे हैं कि बैरून मुल्क से मिलने वाले तहाइफ किसी ओहदे पर बराजमान शख्स के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अवाम की इज्जत अफजाई के लिए होते हैं। वो हुक्मरानों को इसलिए दिए जाते हैं कि हुक्मरान पाकिस्तान की अवाम के मुंतखब करता होते हैं। लेकिन दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ घड़ी बेचने पर पछताने की बजाय ढिठाई से अवाम को बता रहे हैं कि वो घड़ी उन्हें मिली थी, तो उनकी मर्जी है कि वो घड़ी को बेचते या जो मर्जी करते। इमरान खान ने अपने खिताब में यह बात करते हुए कहा कि सब मेरी घड़ी के पीछे पड़े हुए हैं, वो मेरी जाती घड़ी है, बेच दूं या नहीं ये मेरी मर्जी है। ये पहली दफा हुआ है कि घड़ी पर शोर मचा हुआ है। वो उनको इमरान खान की घड़ी की पड़ी हुई है। ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच गया है। मेरी जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे, और कौन सी क़यामत आ गई। आज इमरान खान कौम को बता रहे हैं कि तोशा खाना से मिलने वाले तहाइफ उनकी मिल्कियत थे, जो मर्जी चाहते करते, लेकिन यही इमरान खान थे जो कौम को बताते थे कि तोशा खाने से तहाइफ हासिल करना इंतहाई मायूब बात है। इमरान खान साबिक हुक्मरानों को इसी बुनियाद पर सूली पर लटकाने को तैयार रहते थे, लेकिन आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद उसी घड़ी को बेचने के बाद इसके एहतसाब पर भाग रहे हैं। इमरान खान चाहते थे कि उनके मुल्क के इदारे इतने मजबूत हों कि वो किसी भी हुक्मरान का एहतसाब करें। आज उन्हीं इदारों पर तनकीद करते नहीं थकते। इमरान खान नेतन्याहू की मिसालें दिया करते थे कि कैसे वहां की पुलिस उनसे तफ्तीश करने उनके घर तक जा पहुंची थी, लेकिन अब इमरान खान को इस घड़ी से मुताल्लिक सवालात चुभना शुरू हो गए। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसके ऊपर पुलिस ने जाके उसको क्वेश्चनिंग की है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, और उसका जुर्म क्या है कि उसको कोई तोहफे दिए गए हैं। यहां तो चलता ये सारा काम तोहफे पे। आपने सुप्रीम कोर्ट में सुना था कि मरियम को कोई 2 करोड़ की गाड़ी का तोहफा मिल गया। ये तोहफे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इमरान खान ने कल एक बार फिर अपनी तनकीद का रुख इलेक्शन कमीशन की तरफ मोड़ा है। ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत लगता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये रवैया रहा है कि जब भी किसी इदारे में उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही हो, ये अपनी तनकीद का रुख उसी तरफ कर लेते हैं। अब की बार इलेक्शन कमीशन में उनसे मुताल्लिक 1-2 नहीं बल्कि 4 से 5 केसेस की कार्रवाई चल रही है। इसीलिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा बशमूल इमरान खान का रुख इलेक्शन कमीशन की जानिब है। कल उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इल्जामात की बौछार करते हुए एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा बददियानत इलेक्शन कमिश्नर पहले कभी नहीं देखा। खबरदार कर रहा हूं कि मुझे नाअहल करके इलेक्शन कमीशन मजीद जलील होगा। यानी
प्रिएम्प्टिव मेजर है। इलेक्शन कमीशन के फैसला के पहले ही इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुताल्लिक किस तरह की बातें की जा रही हैं, कैसा लबो लहजा है, जरा वो भी आपके सामने रखता है। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने इलेक्शन कमिश्नर है, ये बिल्कुल एक नून लीग का प्लांटेड एजेंट है। पूरी हमने तहरीक चलानी है कि हमें इस पे कोई एतमाद नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बददियानतदारी की है, एक तो अहलियत भी इसके अंदर नहीं है। अगर आगे अब हमने निकलना है तो सबसे पहली चीज तो हमें क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन चाहिए। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको तो नून लीग के अंदर कोई ऑफिस का ओहदा दे दो। जितना इसने तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम किया आके, मैं तो कहता हूं कि नून लीग के लोग भी शर्म आती है उनको काम करते हुए। वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमें पता है हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से। इस इलेक्शन कमिश्नर को आज कहूंगा, आपके पास रास्ता है, आप रिजाइन। इमरान खान इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ फर्जा सराई कर रहे हैं, जिसका नोटिस इदारे की जानिब से लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की तकरीर का नोटिस लेते हुए पेमरा से गुज़श्ता रोज की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट मांग लिया है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 204 के तहत इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इलेक्शन कमीशन पहले ही इमरान खान के खिलाफ तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कार्रवाई कर रहा है। इमरान खान ने कल से नए आर्मी चीफ से मुताल्लिक भी इजहार ख्याल किया और बताया कि वो हाफिज़ कुरान है और उन्होंने यकीन है कि वो अमर बिल मारूफ का साथ देंगे। इमरान खान के नज़दीक अमर बिल मारूफ के मानी शायद सिर्फ उनका साथ देना और उनकी मदद करना है, और जो उनकी मदद नहीं करता या उनके बयानिए से हटकर काम करे वो नही अनिल मुनकर की सफ में खड़ा होता है। साबिक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देते वक्त भी उनके यही ख्यालात थे, लेकिन जब साबिक आर्मी चीफ उनके एहसान फरामोशियों से नाला हुए और सियासत में अमल दखल से इनकार किया तो इमरान खान को इतना नागवार गुजरा कि उन्हें मीर जाफर और मीर सादिक की अलकाबात से नवाजना शुरू हो गए। इमरान खान ने तमाम एहसानात भुलाकर उन पर डबल गेम करने के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। अब ख्याल किया जा रहा है कि इमरान खान की तनकीद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि दिसंबर का महीना इमरान खान पर भारी पड़ने की पेशगोई की जा रही है, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात अदालतों में जेर समाअत हैं। आज इस्लामाबाद की अदालत में भी एक मुकदमे की समाअत हुई है और इलेक्शन कमीशन के जो खास तौर पर रेफरेंस है उनके खिलाफ दरखास्तों के काबिल समाअत होने या ना होने से मुताल्लिक ये जाती है, और इमरान खान फौजदारी कार्रवाई उनके खिलाफ जो शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आज इमरान खान के खिलाफ 5 ऐसे केसेस जो इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर थे उन्हें डी लिस्ट किया है। इन केसेस में 13 दिसंबर को इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने से मुताल्लिक केस भी था। ये तमाम केसेस अब 20 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। डी लिस्ट होने वाले केसेस में इमरान खान के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने, अकबर इस बाबर की पीटीआई के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर एक्ट 2020 के तहत शिकायत, NA 22 मर्दान, NA 24 4 सद्दा, NA 31 पेशावर में इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा कराने, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना साहब में इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा कराने और NA 239 कराची, NA 45 कुरम में इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा कराने की जो दरखास्तें हैं वो भी शामिल है। इस तरह इलेक्शन कमीशन इस वक्त बहुत सारे केसेस की समाअत इमरान खान के खिलाफ कर रहा है, और ऐसे में इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बातें करना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई करना, यकीनन ये एक तशवीशनाक बात है। लेकिन शायद इसमें इसलिए भी इतनी तशवीशनाक बात नहीं है कि इससे पहले भी जब कोई ऐसे केसेस हुए हैं, इससे पहले भी जब इस तरह के मामलात हुए हैं, जिस इदारे से हुए हैं उस इदारे के खिलाफ इमरान खान की जानिब से फर्जा सराई की गई है। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह सीनियर सियासतदान एजाजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम एजाजुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एजाजुल हक साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो खासा तब्दील दिखाई दे रहा है। जो आउटगोइंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, उनसे मुतालिक जो कुछ कहा गया, आज वो ये राय रखते हैं कि उम्मीद करते हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अमर बिल मारूफ पर खड़े होंगे। हाउ डू यू सी दिस? मतलब क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? अमर बिल मारूफ का मतलब क्या है? क्या वो इंटरवीन करने की बात कर रहे हैं, आए और उनका साथ दें? देखें, वो इंटरवीन करने की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि जो फौज ने फैसला किया है फौज उस फैसले पर खड़ी रहे। जो उन्होंने कहा ना हम ए पॉलिटिकल है, वो सियासत के मामले में ए पॉलिटिकल रहे, पाकिस्तान के मामले में ए पॉलिटिकल ना रहे। वो पाकिस्तान की मईशत के जो हालात हैं इस वक्त और पाकिस्तान में के दीगर जो हमारे बॉर्डर्स पे हालात हैं, जिस तरह के चमन का वाक़या हुआ, दीगर मामलात हुए, तो लाजिम बात है जहाँ पाकिस्तान की बात आएगी वहाँ उसके मुहाफ़िज़ों का काम है कि उसका ख्याल रखें। और मईशत का और दफा का बड़ा दामन चोली का साथ है। तो इसलिए जो खान साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, कि अमर बिल मारूफ यानी कि हक के साथ खड़े रहें, सच के साथ खड़े रहें,
और ये जो मामला जाहिर है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एक इदारे के सरबराह है, सैंक्टिटी भी है, उनकी अपनी एक सैंक्टिटी है, इदारे की अपनी सैंक्टिटी है। ये कहना कि आप अमर बिल मारूफ पर खड़े हो, ये तो ऑब्वियस, ये बड़ा ऑब्वियस है। खान साहब अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की कॉनोटेशन जिस लिए इस्तेमाल करते रहे वो भी हमारे सामने है। तो व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग नाउ? क्या वो न्यूट्रलिटी छोड़ेंगे, पॉलिटिकल जो उनका रोल है उसको छोड़ के खान साहब का साथ दें तो फिर वो अमर बिल मारूफ पर खड़े होंगे? नहीं, वो जिनका साथ दे रहे हैं उनका साथ ना दें, बस ये बात कर रहे हैं वो। नहीं, ये तो बड़ा क्वेश्चनेबल है ना। ये जो बात आप नहीं, इजाजुल हक साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं कि जिनका साथ वो दे रहे हैं, किनका साथ दे रहे हैं? आपको कोई शक है? किसी का साथ नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ जो तल्ख तजर्बा है ना, ये सारा जो हुआ है माजी के अंदर, जो कुछ हुआ है माजी के अंदर, ये बड़ा तल्ख तजर्बा हुआ है खान साहब को। और जिस तरह से हुआ है अब उस पर मेरे ख्याल में थोड़ा मतलब हमें बात नहीं करनी चाहिए, आगे की तरफ देखना चाहिए, मुल्क के क्या हालात हैं उस तरफ देखना चाहिए, इसमें कंटिन्यूटी स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करना चाहिए। अदारों को बीच में ना घसीटें, अदारों को अपना काम करने दें और पॉलिटिशियंस जो है अपना काम करें। और ये बिल्कुल मैं वाज़ेह आपको बता रहा हूँ कि आइन के दायरे के अंदर रहते हुए, ये हुकूमत भी थोड़े दिनों बाद फजल रहमान साहब बोले ना, अभी ये दीगर भी बोलना शुरू कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल अब वो चाह रहे हैं कि वो अपना तवज्जो दें अफवाज पाकिस्तान की तरफ, अपने दफा की तरफ, जो टेररिज्म है उसके खिलाफ, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उस पर तवज्जो दें। वो भी तो वो खुद भी तो यही कह रहे हैं, उनका कोई रोल नहीं है। और उन्होंने खासतौर पे जो पेशरो हैं जनरल बाजवा के, उन्होंने भी कहा है कि वो अपने इस रोल को निभाएंगे और फौज ये पॉलिटिकल रहेगी। तो ये पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स फिर क्यों बार बार इस पर इतनी बातें कर रहा है? ये तो उनसे पूछे ना, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? खान साहब कर रहे हैं, बातें करें। आपकी मुलाकात क्योंकि इमरान खान साहब से हुई है तो आपने समझाया नहीं कि आपको ये नहीं करना चाहिए जो अब आप कर रहे हैं? मैं पीटीआई का तर्जुमान तो नहीं हूं ना, मेरे मुलाकात के बाद खान साहब आपके मशवरे को बड़े गौर से सुनते हैं, वो बड़े गौर से सुनते हैं और बड़े अच्छा उन्होंने जो मेरे मशवरे के बाद जो 2-3 इकदाम उठाए हैं उससे बड़ी मतलब के पसंद नहीं किया उसको पीडीएम ने और हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल में। और वो चाह रहे हैं कि अदारों की और इनकी लड़ाई करवाई जाए और खुद वो चाहे ताकि आराम से बैठकर हुकूमत करते रहे। कल आप इसीलिए तो नहीं गए थे कि आपके मशवरे से जरा राइट लेफ्ट हो रहे हैं इमरान खान साहब, तो उन्हें समझाया जाए कि खान साहब वो मेरे मशवरे पर जो आप अमर पैरा कर रहे थे आप उसी पर रहें? नहीं, वो बात नहीं है। जिस तरह लोगों को टेंशन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये जो घड़ियों के बच्चियों के केस सामने ला रहे हैं, ये जो अपने दीगर केसेस जो सामने लेकर आ रहे हैं, इससे अब बात आगे निकल चुकी है। मुल्क के जो हालात हैं, इन चीजों पे हम अपनी तवज्जो देने के बजाय, सारा वक्त इस पे जाया करने के बजाय थोड़ा सोचें कि इसकी बात कर रहे हैं और तोशाखाना केस की बात कर रहे हैं। सारे केसेस जितने अभी आपने जो गिनवाए थे ना अपने बात करते हुए, जो आज डीलिस्ट किए हैं, ये सब फजूल केसेस हैं। कौम इससे आगे जा चुकी है। नहीं इजाजुल साहब, लेकिन एहतसाब तो होना चाहिए। ये तो इमरान खान साहब ने सिखाया था कि एहतसाब मुझसे शुरू होगा, फिर मेरे वजीरों, फिर मुशीरों और फिर नीचे तक जाएगा। 11 रुपए खान साहब ने माफ करवाए हैं, मकसूद चपड़ासी को उन्होंने कत्ल करवाया है, डॉक्टर रिजवान को किसने? खान साहब का कसूर ये है कि वो असेंबली से बाहर आ गए और आपने गो हेड दे दिया। खान साहब का कसूर ये है कि आप असेंबली से बाहर आ गए, आपने गो हेड दिया कि आप जैसी मर्जी तरमीम कर लें। ये भी मुजरिमाना गफलत है सर। ये तरमीमें नहीं हो सकती, ये केसेस दोबारा खुलेंगे। आज नोट कर लें मेरी बात। तो क्या नहीं खुलेंगे तो आप मुझे पकड़ें। तो इजाजुल हक साहब, क्या मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है कि दायरे में घूमता रहे? फिर दायरे में नहीं घूमेगा। दायरे में क्यों घूमेगा? सियासी लोग एक दूसरे के दस्तों गिरफ्तार रहे, वो आए तो इनके केसेस खोल लें, ये आए तो उनके केसेस खोल लें। क्या कॉमनर इसीलिए अब एक दूसरे के केसेस नहीं खुलेंगे, अब जिसने गलती की है उसके केसेस खुलेंगे। ये नोट कर लें आप मेरी बात। आज तो पहले क्या हो रहा था इजाजुल हक साहब? पहले जो हुआ क्या वो जस्टिफाइड था? पहले तो जो आप कह रहे हैं वो हो रहा था ना, जो कहा जा रहा था कि ये किया। अब केसेस किसने बनाए थे? नवाज शरीफ ने जरदारी के खिलाफ, जरदारी ने नवाज शरीफ के खिलाफ। इमरान खान ने कौन सा केस बनाया था? आज ही वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ये जो डेली मेल का मामला है जिस पर डेविड रोस आके मिले थे इमरान खान साहब से बनीगाला में, शहजाद अकबर साहब हर दूसरे हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको कि लोकल किसी न्यूज़पेपर में नहीं, ना ही मकामी अदालत कह रही है, बल्कि बैनुल अक़वामी जरीदे जिनको खान साहब बड़ा अप्रिशिएट करते थे, आज वो क्लीन चिट दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को। 22 तारीख को जब केस अदालत में लगेगा फिर मैं और आप बात करेंगे। अभी ना करें आप बात इस पे। अभी तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है ना, और आउट ऑफ कोर्ट जो सेटलमेंट हुई है उसमें एक एग्रीमेंट होता है रिटर्न, वो कौम के सामने रख दें कि किसने इनिशिएट किया और क्यों किया। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तो वही करता है ना जिसको जरा खतरा होता है। आप कह रहे हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है, ये तो डेली मेल ने आज अपने 10 लाख कॉपियों के अंदर छाप दिया है कि शहबाज शरीफ ने कुछ नहीं किया।
और डेफिड के फंड से मुतालिक जो कुछ बातें की गई थी वो नैब ने उनसे कहा था, शहजाद अकबर साहब ने कहा था। ठीक है, किसी ने कहा होगा तो उनके पास कोई बात होगी ना, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट तो सेटलमेंट हुई है कि नहीं? 22 तारीख को वापस लगेगा कोर्ट। एजाजुल साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, क्या कौम आज फिर उसी बयानिए को मानने के लिए तैयार हो जाएगी जो एहतसाब का बयानिया इमरान खान साहब का 8 से 5, 6, 7 साल पहले था? क्यों नहीं मानेंगे? एहतसाब बुरी बात है क्या? क्या एहतसाब नहीं करना चाहिए? एहतसाब के नाम पर जिस तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और विक्टिमाइजेशन की गई, विच हंटिंग हुई, वो तो सबने देखा है ना सर। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बात मेरी गौर से सुने आप कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई, अरबों 16 अरब रुपए आए, then it should have been recovered। अपने मुलाजमों के अकाउंट में पैसे गए कि नहीं गए? अगर ऐसा हुआ तो it should have been recovered सर। तो जितनी चीजें आप कह दी हैं, रिकवर कैसे करते हैं आप मुझे बताएं ना। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना सर, फिर कौम कैसे मानेगी? मतलब कभी किसी बड़े आदमी को आज तक पाकिस्तान में पकड़ा गया है? यही तो मैं कह रहा हूँ ना सर, कि फिर कौम एहतसाब के बयानी को कैसे मानेगी, इसको डाइजेस्ट कैसे करेगी? क्योंकि एहतसाब वो शख्स करेगा जो एहतसाब से बालातर होगा, और ये एहतसाब होगा और ये केसेस रिवर्स होंगे। तो फिर आज ये क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस हैं वो सब फारिग हो जाएंगे? फिर वो चलने दें सर, अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें। अभी तो सिर्फ हमने मिसाल खुद सेट करनी चाहिए ना। जो पहला नंबर 1 एजेंडा है हुकूमत का, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब के केस कैसे वापस करवाना है। जिस तरह अभी सलमान शहबाज साहब का आए हैं वापस, बड़ी माशाल्लाह फूलों के हार उनको पहनाए गए हैं, और आते ही उन्होंने बयान देने शुरू कर दिए हैं जो कि पिछले चंद सालों से पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। जो शख्स देखे, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, 1988 में मेरे वालिद शहीद हुए, जितना प्रेशर हमारी फैमिली पे था किसी पे नहीं पड़ा। सारी दुनिया की एजेंसीज को हायर किया गया। मैंने कहा जो आप निकालना चाहते हैं वो निकाल लाएं, और अगर कहीं पकड़ लेंगे तो मुझे फांसी लगा दें। जिस चौक पे आप कहेंगे मैं फंदा तो मैं यही कह रहा हूँ ना सर कि अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। फिर ये नहीं कहना चाहिए ना कि मेरी घड़ी और मेरी मर्जी। फिर ये नहीं कहना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार है। ये नहीं कहना चाहिए कि शरीफ फैमिली का बी टीम है। कौम को आप का दूसरी तरफ लगा रहे हैं। मेरी घड़ी मेरी मर्जी क्या मतलब? जो लोग चीजें तोशाखाना में जमा कराए बगैर घर ले गए वो ठीक है। पर्सनल जिन्होंने सर घर ले जाना एक और मामला है, उसको मार्केट में फरोख्त कर देना एक और मामला है। इसकी तो मिसाल नहीं मिलती तारीख के अंदर। मार्केट में जो फरोख्त हुई है वो भी सामने आ जाएंगी आपके, थोड़े दिन ठहर जाए। अच्छा एजाजुल हक साहब, इमरान खान साहब से मुलाकात में आपने क्या देखा है? क्या वाकई असेंबलीज डिसॉल्व होने जा रही हैं? उनको ये तो अब उनका डिसीजन है, उनकी पार्टी का डिसीजन है। नहीं करेंगे तो उनको पॉलिटिकली नुकसान होगा, परसेप्शंस उनकी खराब होंगी। पॉलिटिक्स इज परसेप्शंस बेसिकली। एक चीज का आपने वादा कर दिया, आप नहीं करेंगे तो लाजमी बात है फिर आगे जाकर आपको भुगतना पड़ेगा। ये तो मतलब दिस इज अ डिसीजन, ईदर इट शुड बी टेकन और नॉट टेकन। आने वाले दिनों में क्या नुकसान उठाते हुए देख रहे हैं इमरान खान साहब को आप? देखिए, इमरान खान साहब ने कोई नुकसान नहीं उठाना, क्योंकि वो खाली हाथ आए थे और एक डायरी उठा के चले गए थे। नुकसान तो वो उठाते हैं जिनके घड़ियां भूल गए होते हैं कब्र में। वो घड़ी तो कुछ घड़ी किसको नहीं मिली है? ताइफ भूल गए आप? फिर आप ये ना कहेंगे खाली डायरी लेके घर चले गए थे। वो कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं है। जो 35 साल से घूमते करते रहे, जरा वो लिस्ट तो निकलवाएं तोशाखाना की। हमारी मालूमात के मुताबिक तोशाखाना से लेने वाले तहफ़ की जो कुल मालियत है वो 3 अरब से तजावुज कर चुकी है। ठीक है, इट्स ये पीनट्स बहुत कम है। अब बहुत कम है सर, बहुत कम। एक आम आदमी जिसके पास खाने को रोटी नहीं है उसके लिए बहुत ज्यादा है ये सर। ये बात उसके लिए पूरी दुनिया है। बता रहा हूँ, ये जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं 3 अरब आपके नजदीक खरबों में है। ये खरबों में है जो चीजें तोशाखाना से ले जाई गई हैं और जो तोशाखाना में जमा कराए बगैर। एजाजुल हक साहब, मुझे सिर्फ ये बताएं कि इमरान खान को क्या मशवरा दे रहे हैं नाउ, हाउ टू गेट अवे विद दिस? जिस बंद गली में फंसे हुए, इससे निकलने का रास्ता क्या है? कोई रास्ता दे के आए आप? मशवरा उनको नहीं देना ना, वो बंद गली में हुकूमत और पीडीएम फंसे हुए। इनको मशवरा दें जाके कि आप इलेक्शंस की डेट अनाउंस करें और इस इकोनॉमी को ठीक करने के लिए ठोस इकदाम करें, और बैठकर आप तय करें कि इलेक्शंस किस तरीके से करवाने हैं। इनको इमरान खान को कौन सी बंद गली में जमा कर दिया? वो तो ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं, उनके पास तो हुकूमत नहीं है। जितने दिन गुजरेंगे तो उनके पलड़ा तो भारी होता जाएगा। मशवरे की जरूरत है हुकूमत को, जो जिद कर रही है, जो मतलब के वो कह रहे हैं ना, ढीठ हो जाता है इंसान कि वो चीजें डिस्ट्रैक्ट करें। कितने वजीर बैठकर जो करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी एक ने अपने कारकर्दगी के बारे में की? ठीक, इजाजत साहब, I have to take a very quick short break, sir.
थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह सीनियर एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, खासतौर पे चमन बॉर्डर का जिसका जिक्र एजाजुल हक साहब अपनी गुफ्तगू में कर रहे थे, वहाँ पर इतना तनाव क्यों आया और नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची, इस मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुज़श्ता बरस अमरीकी अफवाज के इनखला के नतीजे में यानी अगस्त में अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से दोबारा इक़्तिदार संभालने के बाद से ये खदशात मौजूद थे कि पाकिस्तान के लिए किसी न किसी तौर पर ख़तरे का बाइस होगा। पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी परवान चढ़ सकती है। TTP मुनज़्ज़म होकर पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है और बाद में यह साबित भी हुआ कि अफगानिस्तान में तालिबान के क़याम से लेकर अब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में न सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि सवात, मालाकंड, बुनीर, दीर जैसे कबायली इलाकों में तहरीक तालिबान दोबारा से मुनज़्ज़म होना शुरू हो गई है। यही नहीं, 15 अगस्त 2021 से 14 अगस्त 2022 के दौरान 250 दहशतगर्द हमले किए गए, जिनमें 443 अफराद कत्ल और 719 अफराद जख्मी हुए। और इस तरह पाकिस्तान में एक साल के दौरान दहशतगर्द हमलों में 51% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और ये हमले इस दौरान हुए हैं जिस दौरान TTP के साथ एलानिया जंगबंदी मौजूद थी। इस जंगबंदी के बावजूद लोगों को अगवा किया जाता रहा, भत्ते की पर्चियां बांटी जाती रहीं और लोगों को टारगेट किलिंग का निशाना भी बनाया जाता रहा। पूरी दुनिया इस बात की गवाह थी कि अफगानिस्तान में जंगबंदी कराने के लिए और पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए पाकिस्तान ने कितने पापड़ बेले हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ये मानते थे कि अगर सरहद पार अमन होगा तो इस मुल्क में भी खुशहाली होगी, यहाँ भी इस्तेहकाम होगा। लेकिन अब महसूस हो रहा है कि ये हमारी खाम ख्याली थी, क्योंकि इक़्तिदार में वापस आने के बाद तालिबान का रवैया यकसर तब्दील हुआ है। तालिबान हुकूमत ना सिर्फ सरहद पर मुश्किलात पैदा कर रही है बल्कि TTP की पुष्पनाही करके मुल्क के अंदर भी सोची समझी साजिश के तहत हालात ख़राब करने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। इतवार के रोज़ अफगानिस्तान की तरफ से चमन बॉर्डर पर होने वाले हमले ने पाकिस्तानियों को हिला कर रख दिया है। ये क्यों हुआ है, मामलात इस नहज पर क्यों पहुंचे हैं, बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी माहिर अफगान उमूर ताहिर खान साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ताहिर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ताहिर खान साहब, गुज़श्ता रोज़ चमन बॉर्डर पर जो कुछ हुआ इंतहाई तशवीशनाक है। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि मामला इस नहज पर क्यों पहुंचा कि तोपों के रुख खोलने पड़े, मतलब वहाँ पर गोलाबारी हुई और दूसरी तरफ से जिस तरह इश्ताल अंगेज़ी का मुजाहरा किया गया, आखिर हुआ क्या? बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में हमारी तरफ से, पाकिस्तानी साइड से उस तरह तो नहीं हुई जिस तरह वहाँ से हुई है। अगर पाकिस्तानी साइड से होती तो वहाँ भी कैजुअलिटीज़ होती, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा। आप पाकिस्तान के 3 बयानात देखें। वज़ारत ख़ारिजा का बयान तो बिल्कुल नरम है और अच्छी बात है, और उसमें ये कहा भी गया है पाकिस्तान की जानिब से कि हम सरहद पे मज़ीद वहाँ पर तनाव नहीं चाहते। फिर फ़ौज का बयान भी एक लिहाज से, क्योंकि जब एक मुल्क के 6 आम शहरी शहीद होते हैं, 17 उसमें ज़ख्मी होते हैं, और मोटर गोले और तोप के गोले, ये तो हुआ नहीं है। और फिर शहर में, ठीक है, लड़ाइयों में लोग एक दूसरे को, जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, फ़ौज होती है, एक दूसरे को हदफ बनाते हैं। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि आप चमन शहर पे, और चमन शहर में कौन है, तो आधे पश्तून इधर है और वही पश्तूनों की आधी जो ख़ानदान है वो उस तरफ है। तो बमबारी से तो फिर आम लोग मरेंगे, आम लोग शहीद होंगे। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान हर वक्त कहता है कि आप आएँ बेटे जो आपकी शिकायत हो। जो मेरी मालूमात है कि क्योंकि अभी तक पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत ने ये नहीं बताया कि ये क्यों वजूहात किया है। पाकिस्तान के बयान तो आ गए, तालिबान ने अभी तक बयान भी जारी नहीं किया कि हुआ क्या है और कैसे हुआ। लेकिन हफ्ते वाले दिन मेरी बात हुई थी क्वेटा में एक सिक्योरिटी एहलकार से कि तालिबान साइड से कुछ मोटरसाइकिल स्मगल की जा रहे थे, जिसको पाकिस्तान ने रास्ता उनका रोका। तो रात को भी थोड़ी सी उस साइड से फायरिंग हुई। फिर दोनों का एक रिवायती तौर पे पाकिस्तान और तालिबान की हुकूमत या माजी की हुकूमत है, वो सरहद के करीब दोनों साइड पे वो नहीं छोड़ते वहाँ पर कोई मिलिट्री मरकज़ या बेस बनाने का। और मेरे ख्याल में यही हुआ कि उस साइड पे शायद बन रहा था, तो मेरे ख्याल में उसके बाद ये वाक़या हुआ। लेकिन ये भी बड़ी अफसोसनाक बात है कि सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो गई। दूसरी बात है कि तालिबान ने अभी तक कुछ कहा भी नहीं है कि देखिए, दोहा पीस एग्रीमेंट के अंदर ये शामिल था कि अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और फिर ये भी तय था कि अफगानिस्तान से मुसल्लह अफराद इस तरफ नकल मकानी करके नहीं आएंगे। अगर तो मुसल्लह लोग नकल मकानी कर रहे हैं तो यकीनन ये उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, और अगर उसके ऊपर कोई कानून हरकत में आता है
तो जवाब तो कभी ये नहीं हुआ था कि एक बरादर इस्लामी मुल्क की तरफ से गोले बरसाए जाएं, तोपों का मुंह खोल दिया जाए और हमारे सिक्योरिटी एहलकार जामे शहादत नोश करें। मेरा सवाल बड़ा सादा सा है कि हालात इस नहज पर कैसे पहुंच गए? आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। देखें ना, ये बिल्कुल एक आम फहम चीज़ है कि अगर एक मुल्क में या एक साइड से दो फरीकों की लड़ाई में, दो मुल्कों की लड़ाई में अगर कैजुअल्टीज एक साइड पे होती है तो वो तो बिल्कुल क्लियर है कि दूसरे फरीक ने ज़्यादती की है, वायोलेशन की है। अब यही तो मैंने कहा कि उस तरफ से तो अभी तक बयान ही नहीं आया। फिर रिपोर्ट्स में है कि एक तालिबान का एक बंदा वो मारा गया है और कुछ लोग ज़ख्मी है, लेकिन हमारे तो सब ने बयान दिया है। तो अगर कैजुअल्टी जिस पे ज़्यादा हो तो ये उनके लिए इम्तिहान है। आपने बिल्कुल सही कहा कि तालिबान का दोहा मुआहिदे में भी ये उनका वादा है दुनिया से, और पड़ोसियों के बारे में तो बार बार वो कहते हैं कि उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी उनकी सरजमीन। और फिर पाकिस्तान तो वाहिद मुल्क है जो इस वक्त तालिबान के एक लिहाज से केस लड़ रहा है। पाकिस्तान हर वक्त कहता है कि आप इंगेज करें तालिबान को ना छोड़े, तालिबान के। जी, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं ना ताहिर खान साहब, हमारे लिए तो फिर दो धारी तलवार है। एक तरफ हम टीटीपी का मुकाबला कर रहे हैं, दूसरी तरफ अफगान हुकूमत की तरफ से अगर इस तरह का फायर खोला जाता है या ये एक जंग का सा समा होता है बॉर्डर के ऊपर, तो हमारे लिए तो ये दो धारी तलवार होगी, दोहरी मुश्किल होगी। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमने तो अफगानियों का, तालिबान का मुकदमा लड़ा है और ये फिर हमें किसकी सजा मिल रही है? ये डेडलॉक एकदम से कहां पैदा हो गया कि अफगान हुकूमत के साथ हमारे मामलात ऐसे हो गए? पाकिस्तान में तो यही सोच है। पाकिस्तान में बड़ी तवक्कुआत थी और लोगों की तवक्कुआत बिल्कुल वो एक मजबूत दलाइल पे वो बिना भी है, क्योंकि आप देखें ना कि वहाँ का ज़लज़ला आता है, अभी जो ज़लज़ला आया था जुलाई में, तो जितना, और मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत, लेकिन पाकिस्तानी अवाम भी, क्योंकि हम अफगानों के साथ ये जो अभी दुनिया उसको तो ये जो पाकिस्तान 6 लाख अफगान आए हैं 15 अगस्त के बाद, तो अब मैंने सुना है यहाँ पे जिम्मेदारान से इस्लामाबाद में कि अमेरिका और यूरोप पाकिस्तान से कहता है कि जो अफगान यहाँ पे आए हुए हैं उसको आप यहाँ पे रखें। यानी खुद अमेरिका, बरतानिया जिन्होंने उनके साथ काम किया है उनको भी लेने के लिए तैयार नहीं। कुछ लोग ले लिए थे और अब ये जो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम उसको निकाल दें, लेकिन अफगानिस्तान में अमन हो तो हमारे लिए हालात दुरुस्त होंगे। अफगानिस्तान में अमन ना हो तो हम बराह रास्त मुतासिर होंगे। तो हमारी तो यहाँ पे तवक्कुआत थी। तालिबान का मेरी नज़र में जो एक मसला है कि वो हर चीज़ की तरदीद करते हैं, हर चीज़ की। दुनिया भी कहती, अब दुनिया ये 31 जुलाई को अमेरिका ने अलकायदा के सरबराह पे हमला किया, वो उसमें मारा गया। तालिबान कहते कि नहीं, उनको तो मालूम ही नहीं है। अब कैसे वहाँ पर फिर एक इतना अहम बंदा जो मतलूब था अमेरिका को, वो कैसे वहाँ पर पहुँचा? फिर ये जो हमारी कैजुअल्टी ज़्यादा हुई है हमारे फोर्सेस की, तो जाहिर बात है अब पूरी दुनिया को, अब हम नहीं कहते कि तालिबान उधर है। आप यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स, आप अमरीकियों की रिपोर्ट्स, आप किसी और बैन अवी इदारे की रिपोर्ट्स पढ़े, आप सिगार की अमरीकियों की रिपोर्ट्स पढ़े, तो सब का ये कहना है कि हज़ारों टीटीपी के लोग अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं, वहाँ पर मौजूद है। तो तालिबान के लिए चैलेंज है कि कब तक वो डिनाइल मूड जिसको कहते हैं कि बस हर वक्त मैं नहीं मानूँ कि वो लठ में लगाऊँ, ऐसा नहीं होता। और फिर पता है क्या है, हमारा मसला ये है कि हमारे लोग अफगानों के साथ, हमारे लोगों की हमदर्दी है, हमारे पाकिस्तानियों के दिल बहुत ज़्यादा बड़े हैं, हमने उनको वेलकम किया और इसको तस्लीम भी करते हैं। लेकिन अगर ये वाली सूरत हाल हो तो मेरे ख्याल में जो गुडविल है उसको जरूर नुकसान पहुंचेगा। तो ताहिर खान साहब, तवक्कुआत तो बहुत थी, लेकिन तवक्कुआत के बरक्स हो रहा है। और तालिबान हुकूमत का अगर यही रवैया रहता है जिस तरह की आपने बात की है कि ये होता है लेकिन आगे से तरदीद आ जाती है हर मामले की, तो फिर आलमी बरादरी का रोल कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले में, खासकर अमरीका का? अमरीका की जानिब से हालिया दिनों में एक स्टेटमेंट भी सामने आया जिस पर तशवीश का इजहार किया गया, तो क्या किरदार देख रहे हैं आप इस पे अमरीका का खास तौर पर? अमरीका ने खुद कहा है कि अगर टीटीपी की इसी तरह ये सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे पाकिस्तान के लिए और अलकायदा वहाँ पे एक्टिविटी करेगी, तो खारिज से इम्कान तो उन्होंने नहीं उसको रूल आउट तो नहीं किया कि वहाँ पर वो, क्योंकि अब तो लड़ाई ज़मीनी लड़ाई तो नहीं है ना, अब तो जिस तरह ड्रोन हमला उन्होंने मारा है और ख़ासकर उस टारगेट किया है बालकूनी में अलकायदा के सरबराह को, तो वो तो स्ट्राइक कर सकते हैं और माजी में भी किए हैं। माजी में पाकिस्तानी तालिबान को भी मारा है, अफगान तालिबान को भी मारा है अफगानिस्तान साइड पे। तो लिहाजा अमेरिका अगर मजबूर होता है तो, और ये तालिबान का जो डिनाइल वाला मूड है, दुनिया उसको तस्लीम नहीं करती। अगर तालिबान ने कहा कि उनको ऐमन ज़वाहिरी का नहीं पता था कि वो काबल के किसी घर में मौजूद है, दुनिया तालिबान के मौक़िफ़ को नहीं मानती। तो जो अमेरिका वाला बयान है ये तालिबान के लिए एक चैलेंज है कि आप कब तक वो करेंगे, यानी कब तक आप डिनाई करेंगे, कब तक, क्योंकि दुनिया ने क्यों अभी तक तालिबान को तस्लीम नहीं किया। मॉस्को में
जो मुज़ाकरात हुए हैं इस साल गुज़िश्ता महीने और गुज़िश्ता साल हुए थे, गुज़िश्ता साल उनको बुलाया था रूस ने, इस साल नहीं बुलाया, कुछ वजह तो होगी ना। तो लिहाजा तालिबान को देखना पड़ेगा कि दुनिया की जो उनसे तवक्कुआत है, पड़ोसियों की जो तवक्कुआत है, और ये तालिबान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब, माहिर अफगान उमूर हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तानी अवाम की एक और मुश्किल भी है और वो मुश्किल है माशी मैदान से। माशी मैदान में माशी हालात को लेकर अवाम हुकूमत से किस कदर मुतमईन है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क की मईशत मुसलसल सियासत की नज़र हो रही है और एक सियासी तबका ऐसा है जो मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने के दर पे है। अब हालिया चंद बयानात इमरान खान साहब के ऐसे हैं जिससे लगता है कि शायद मुल्क अभी का अभी दिवालिया हो गया, लेकिन आज वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जानिब से एक बार फिर तरदीद की गई है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा है और ये भी कहना था मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने का ख्वाब इमरान खान अपनी कब्र तक साथ ले जाएंगे। आज इसहाक डार इससे मुताल्लिक़ क्या कह रहे थे, सबसे पहले ज़रा उसकी झलक आपके सामने रखता है। ये कभी पाकिस्तान लगभग डिफॉल्ट नहीं करेगा। हमारी जो हिस्ट्री है उसमें कभी पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी से बड़ी कमिटमेंट में डिफॉल्ट नहीं किए। मैं समझता हूँ कि बड़े बोल्ड फैसले पिछले 2 महीने में वजीर आजम ने किए। ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो डिफॉल्ट का रेटोरिक है ना, ये रेटोरिक इमरान खान के साथ कब्र तक तो जाएगा, पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करे। इस वक्त कॉमनर माशी मुश्किलात का शिकार जरूर है, साथ ही इंडस्ट्री का पहिया भी नहीं चल रहा है, सुबह रफ्तारी से काब्ज़ है। इस हुकूमत के क़याम के 8 माह के दौरान अब पहली बार ये उम्मीद जागी है कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। अवाम का एतमाद भी इस हुकूमत पर बहाल होना शुरू हुआ है। वो अफराद जो समझते थे कि मुल्क को इस माशी गिरदाब से निकालने का वाहिद हल इंतखाबात थे, अब उनकी नज़र में भी बेहतरी की जानिब है। इसलिए कबल अज़ वक्त इंतखाबात का रिस्क लेने की बजाय इस हुकूमत को पूरा वक्त और मौका मिलना चाहिए। अवाम के एतमाद पर IPSOS ने इंकशाफ किया है, एक सर्वे एक सामने आया है और ये सर्वे 29 दिसंबर 2022 तक किया गया है, जिसमें 1000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने हिस्सा लिया है। IPSOS के इस सर्वे की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक इन अफराद की राय में 20% कमी वाक़ई हुई है जो गुज़श्ता दिनों ये सोचते थे कि मुल्क की माशी सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। इन अफराद की शरह में 20% तक कमी हुई है और अब ये शरह 57% हो गई है। इससे कबल ये शरह 77% थी। IPSOS के सर्वे के मुताबिक PDM के इक़्तिदार में आने के बाद पहली बार मुल्क की समत को गलत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में भी 2% कमी वाक़ई हुई है, जो 86% रह गई है। यानी अब सूरत हाल ये दिखाई देती है कि अगर मुल्क को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाना है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है और उसके लिए लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि हुकूमत को या असम्बलियों को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।